श्रीलंका में इस समय करेंसी जो है वो कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सज्जन को ये कहते हुए सुना होगा कि उनके पास पैसा तो बहुत है, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है और पैसा उनके पास है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पैसे से खरीदेंगे क्या जब कुछ सामान बचा ही नहीं, जब ना बिजली बची है, ना वहां पर पेट्रोल डीजल है, ना खाने पीने का सामान है, तो पैसा बिल्कुल वहां बेकार हो गया है। और श्रीलंका की स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि उसका फॉरेन रिजर्व, जिसे हम हिंदी में विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, वो 2 साल में 70% तक कम हो चुका है। और इस समय श्रीलंका के पास सिर्फ $2.31 बिलियन यानी 17,500 करोड़ रुपए की ही विदेशी मुद्रा बची है, जबकि कच्चे तेल और दूसरी चीजों के आयात पर ही उसका 1 साल का खर्च 91,000 करोड़ रुपए होता है। एक लाइन में कहें तो श्रीलंका की जेब खाली हो चुकी है। बाहर से किसी भी देश से कुछ भी सामान खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं बचा है, और अब उसके पास ना तो कच्चा तेल खरीदने के लिए पैसा बचा है और ना ही वो गैस और दूसरी चीजों का आयात बाहर से कर पा रहा है। और इस वजह से श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस समेत बहुत सारी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पिछले 3 महीने में श्रीलंका में पेट्रोल की कीमतें 92% और डीजल की कीमतें 76% तक बढ़ चुकी हैं। वहां प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत इस समय लगभग 300 रुपए और प्रति लीटर डीजल की कीमत 230 रुपए पर पहुंच चुकी है। हालांकि श्रीलंका में कल ही डीजल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, इसलिए आज तो आप कोई भी भाव देंगे तो आपको डीजल नहीं मिलेगा। अब वहां डीजल की एक बूंद भी नहीं बची है और लोगों की जेब में पैसा वैसा के वैसा धरा के धरा रह गया। इसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पर बंद हो गया है और डीजल से चलने वाली बसें अब खड़ी हो गई हैं। इसके अलावा बिजली के बड़े बड़े प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं। स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद रखने का फैसला किया गया है क्योंकि इतनी बिजली है ही नहीं। रसोई गैस के लिए भी वहां लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। इसके अलावा वहां महंगाई ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर आपको महंगाई देखनी है तो श्रीलंका जाइए। श्रीलंका में 1 किलोग्राम चावल की कीमत 200 रुपए और 400 ग्राम दूध 800 रुपए में इस समय मिल रहा है। ये कीमतें श्रीलंकन रुपए में हैं, ये हमेशा आप याद रखिएगा, भारतीय रुपए नहीं, श्रीलंका के रुपए में। इस आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका के लोगों में वहां सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है, जो कि अभी आपने तस्वीरों में देख लिया। और 31 मार्च को यानी कल देर रात हजारों लोगों की भीड़ ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन का घेराव करने की कोशिश की। सोचिए, राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए लोग। इस दौरान भीड़ ने श्रीलंका की सेना के 2 ट्रक और 1 बस को आग लगा दी और इन लोगों द्वारा श्रीलंका की सेना पर पत्थर भी बरसाए गए। तो हालात ये हैं कि वहां की जनता अपनी ही सेना पर हमले कर रही है। हालांकि इस हिंसा से पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे वहां से निकल गए थे, यानी अपने घर छोड़कर वो किसी तरीके से भाग गए थे और इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। श्रीलंका के लोग इस आर्थिक संकट के लिए राजपक्षे के परिवार को सबसे बड़ा जिम्मेदार मान रहे हैं। असल में इस समय श्रीलंका को एक सरकार नहीं बल्कि एक परिवार ही चला रहा है और यह परिवार है राजपक्षे परिवार। श्रीलंका की सरकार में इस परिवार के कुल 7 लोग हैं। इनमें गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, उनके सगे भाई महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, चमल राजपक्षे जो कि तीसरे भाई हैं वो सरकार में सिंचाई मंत्री हैं और सबसे छोटे भाई बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री हैं। अब सोचिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सारे भाई हैं, यानी चारों भाई सरकार में बड़े बड़े पदों पर हैं, सरकार यही चला रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पुत्र नमल राजपक्षे भी इसी सरकार में खेल मंत्री हैं और कृषि मंत्री चमल राजपक्षे के पुत्र शिशेंद्र राजपक्षे इसी सरकार में एक जूनियर मिनिस्टर हैं। यानी श्रीलंका में इस समय एक ऐसी सरकार है जो देश हित में कम और परिवार हित में ज्यादा काम कर रही है। एक परिवार का शासन है। आरोप है कि राजपक्षे परिवार ने आर्थिक संकट के बावजूद दूसरे देशों से कर्ज लेना जारी रखा और आयात पर भी अपनी निर्भरता को उन्होंने कम नहीं किया, जिससे वहां हालात बिगड़ते चले गए और आज ये स्थिति आ गई। तो सोचिए, जिस देश में राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होता है, जिस देश के जो नेता हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, वो सही नीतियों का पालन नहीं करते, उस देश की क्या हालत होती है। अकेले भारत
पिछले 4 महीनों में श्रीलंका को 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे चुका है और आज ही श्रीलंका की सरकार ने भारत से फिर से 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज और मांगा है। तो 19,000 दे चुके हैं, अब 11,000 और मांग रहे हैं। इसके अलावा श्रीलंका ने अपने कुल कर्ज का 36% कर्ज अकेले एक देश चीन से लिया हुआ है और नौबत यहां तक आ गई है कि अब श्रीलंका इस कर्ज को चुकाने की स्थिति में कहीं से भी नहीं है और वो कच्चा तेल भी बाहर से खरीद नहीं पा रहा। बड़ा डर जो है वो ये है कि चीन इस स्थिति का फायदा उठा लेगा। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इस समय उसके 2 पड़ोसी देशों में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। एक पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है, जहां पर सरकार गिरने ही वाली है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है और पाकिस्तान भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जबकि श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना गंभीर रूप ले चुका है और इन दोनों संकट की घड़ी में इन दोनों देशों में ही चीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चीन ने इन दोनों देशों को पहले ही लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज दिया हुआ है और अब वो इस कर्ज की वसूली के लिए इन देशों पर दबाव बना रहा है। आपने सुना होगा, पुराने जमाने में हमारे देश में साहूकार हुआ करते थे जो गरीब लोगों को, गरीब मजदूरों को, किसानों को कर्ज देकर बाद में उनकी जमीन गिरवी रख लिया करते थे और जब ये लोग जो मजदूर और किसान, गरीब लोग अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे तो ये साहूकार उन पर जुल्म भी करते थे और फिर उनकी पूरी जमीन जायदाद जो भी उनके पास था उसे हड़प लिया करते थे। हालांकि जमीन को हड़पने के बाद भी वो उस मजदूर पर अपने जुल्म जारी रखते थे। आप समझ लीजिए कि चीन उसी तरह का एक साहूकार है जो लगातार लोन बांट रहा है, आसपास के कमजोर देशों को पैसा दे रहा है। श्रीलंका उससे इतना पैसा ले चुका है, पाकिस्तान इतना पैसा ले चुका है और जो बड़ा डर है वो ये है कि दोनों ही देशों के पास पैसा बचा नहीं है। दोनों ही देशों में, श्रीलंका में तो राजनीतिक अस्थिरता अभी तक नहीं हुई है लेकिन पाकिस्तान में है और ऐसे में अगर चीन ने इन दोनों देशों पर अपना प्रभाव और मजबूत कर लिया और पैसा देकर और लोन देकर इन्हें, तो भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी। भारत 3 तरफ से घिर जाएगा। पाकिस्तान में भी चीन का प्रभाव होगा, श्रीलंका में भी चीन का प्रभाव होगा और एक तरफ चीन तो स्वयं खड़ा ही है हमारे सामने और फिर बांग्लादेश जैसे जो छोटे देश हैं उन पर भी चीन का प्रभाव अब पहले के मुकाबले बढ़ रहा है। तो यह भारत के लिए एक बहुत चिंता की बात है। श्रीलंका कच्चे तेल के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है और इसी तरह भारत भी अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल दूसरे देशों से ही खरीदता है। लेकिन यूक्रेन युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में पेट्रोल और डीजल के लिए कोई मारामारी नहीं है, जबकि 2.25 करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की एक बूंद नहीं बची है। इसलिए हमारे देश में जो लोग पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से बड़े परेशान हैं, जो इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि हमारा देश तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है पूरी तरह से। 80% जो हमारी जरूरतें हैं वो दूसरे देशों से हम खरीद कर लाते हैं। फिर भी यहां पेट्रोल और डीजल लोगों को आसानी से मिल पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारत में आर्थिक स्थिरता है और राजनीतिक स्थिरता है और इसके पीछे भारत की तमाम कूटनीतिक कोशिशें हैं जिनमें बाकी देश विफल रहे हैं। आप अपने चारों तरफ देख लीजिए और श्रीलंका का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए और जब कोई देश कमजोर हो जाता है तो फिर यूक्रेन का हाल भी देख लीजिए।